गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बना के खुद से और बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपेयर करके दिए हैं, जिसमें से आप समझ लीजिए कि 100% आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यह जो प्रश्न है आपका टेट, सी टेट, बीपीएससी और आपका टीजीटी, पीजीटी सबके लिए यूजफुल है। और हम पर डे आपको 30 क्वेश्चन कराएंगे, जो मेरा खुद का दिया हुआ क्वेश्चन रहेगा। और एक एक चीज को आप करिएगा, जो समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट के थ्रू बताइएगा और हम उसको फिर से करा देंगे। ये समझ लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन कराने में, जो पिछली बार हम क्वेश्चन कराए थे टीजीटी पीजीटी का, उसमें से मात्र 10 ऐसा क्वेश्चन था जो नहीं आया था। समझ रहे हो? उसी तरह से जैसे हम ये भी आगे भी यही मेरा प्रयास है, उसी चीज को लेकर फिर हम आपको करा रहे हैं कि ऐसा पेपर आपका आ जाए जिसमें से आपका 100% रिजल्ट आए। ठीक, तो इसको आप एकदम बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन को कैसे 2-3 तरह से तोड़कर और ऑप्शन क्लियर किया जाता है। ठीक ना? ये तो सारे लोग कर लेते हैं, प्रैक्टिस सेट उठाए मार्केट से, एक का चौथा का बी, पांचवा का सी, आठवां का डी, ये सब करते आए। अब उसमें से ये याद रहता है कि उस नंबर पे ऑप्शन सही था। समझ रहे हो? लेकिन उस चीज से कुछ होने वाला नहीं है। उससे मात्र बहुत आपको हेल्प मिलेगा। तो 5-6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन से हेल्प मिलेगा। ये जो करोगे, ये पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपका एक एक क्वेश्चन से 4-4 आंसर निकल के आएगा। और चारों जब क्लियर हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन करने से कोई रोकेगा नहीं। क्वेश्चन करने का तरीका को समझिए। आइए हम समझाते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। आई बात समझ में? तो देखिए, पहला क्वेश्चन जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम हो जाती है। ठीक ना? यानी मनुष्य के शरीर में पहले हड्डियां कुछ अधिक थी और जो अब कम हो जा रही हैं। आई बात समझ में? तो पूछ रहा है कि कौन सी वह अवस्था है जिसमें पहले हड्डियां अधिक थी और अब कम हो गई हैं। ठीक, तो शैशवावस्था में आप जानते ही हो कि 270 हड्डियां होती हैं। 270 हड्डियां होती हैं। ठीक, जो बाल्यावस्था, किशोरावस्था तक, वैसे ही आपका प्रोसेस बढ़ता जाता है। किशोरावस्था में भी 206 हो जाती है अस्थियां और यहाँ भी 206 हो जाती हैं। अब देखो, सब ये 206 की बात यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ पूछ रहा है वृद्धावस्था है। यहाँ कैल्सीकरण होने लगता है, अस्थियां धीरे धीरे क्या होती हैं, गलने लगती हैं। बहुत वृद्ध जब आदमी हो जाता है तो अस्थियां गलने लगती हैं। अब यहाँ पे आके सबसे कम अस्थियां हो जाती हैं। समझ रहे हो? तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम अस्थियां कहाँ हो जाती हैं? प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में। ठीक ना? अब जैसे कम हुआ कि नहीं, इसकी अपेक्षा यहाँ कितनी अस्थियां हो गई? 206 हो गई कि नहीं हो गई? तो कम हुआ कि नहीं? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या होती है। यानी बात किस पर ये पूछ रहा है? प्रमुखता पर पूछ रहा है। समस्याएं तो नॉर्मल इसमें से सब दिखाई देंगी, लेकिन इसमें से प्रमुख समस्या कौन सी है? पूछ रहा है कि इसमें से प्रमुख समस्या किसमें से? वजन बढ़ाने की समस्या ऐसा है क्या? किशोरावस्था में शिक्षा की समस्या ऐसा है? समायोजन, अच्छे परिणाम देने की। तो देखिए, समस्या लगभग सबकी होती है, बस इसको तो एकदम है ही नहीं। वजन बढ़ाना नहीं चाहता है किशोर, हमेशा वजन घटाना चाहता है। ठीक, लेकिन शिक्षा की भी समस्या होती है और ये पर अच्छे परिणाम देने की भी समस्या होती है। लेकिन हमको देखना क्या है कि प्रमुख देखना है। तो यह समस्या हमारी क्या हो गई? सबसे प्रमुख है, क्योंकि हार्मोनल का इतना ज्यादा इंक्रीज होता है उस समय, जो किशोरावस्था होता है, कि बालक जो होता है अपने आप पर, अपने क्रोध पर, अपने संवेग पर नियंत्रण नहीं कर पाता है
और ऐसी कंडीशन में अगर वो बाहर जाता है या घर या परिवार में कहीं भी समायोजन ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। तो ये इसकी क्या हो गई, इसकी प्रमुख समस्या हो गई। ठीक, तो हम सबसे 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 किसको हम ज्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे, सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन दिखाई दे दिया, समायोजन की। क्लियर है ना। अगर 3-4 ऑप्शन भी सही रहे तो उसमें से मेन समस्या ढूंढना है, क्योंकि पूछ ही रहा है कि प्रमुख समस्या क्या है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किशोरावस्था, ये सबको पता है, ये जो परिभाषा है ये बहुत ही कम लोग होंगे जो पढ़े नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। क्यों है, वही हार्मोन प्रॉब्लम। ठीक ना। इसको कौन कहा है या कथन किसका है, तो स्किनर नहीं कहे हैं, ये भी नहीं कहे, थार्नडाइक भी नहीं कहे, कौन कहा है, क्योंकि किशोरावस्था के ज्यादा जो अध्ययन है स्टेनले हॉल का है। आई बात समझ में, किसी को कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के अनुसार, ठीक, जीन पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को उन्होंने कितने भाग में बांटा था। जीन पियाजे के क्या है, यह जीन पियाजे ने अपनी संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्था में बांटा था, तो 4 अवस्था में बांटा था। कौन कौन सा, अभी इससे आपको पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं, आज भी देखे फिर उसी को पूछ रहा है। पहला क्या है अवस्था, संवेदीगामक, संवेदीगामक। दूसरी अवस्था क्या है आपका, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक। तीसरी क्या है, बस याद करने के लिए थोड़ा सा याद किया जाता है चीज को, ये जैसे इसको कोई भी और शब्द से याद करने की जरूरत नहीं, समझिए आप लोग। कंक्रीट अवस्था भी बोल दीजिए। अब यह क्या है, 0 से 2 साल है ना, पूर्व है, अब 2 से 7 हो जाएगा, ये है 7 से 11 हो जाएगा। और चौथा जो है इनफॉर्मल, औपचारिक जो एज है आपका 11 से 15 वर्ष हो गया। अब आप बताइए कि जीन पियाजे के अनुसार कितनी अवस्था हो गई आपकी, कितनी दिखाई दे रही है, 4। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, 4। ठीक ना। इसको बिल्कुल रट डालिए, सारे ऑप्शन को रट डालिए, एक एक ऑप्शन से क्वेश्चन पूछता है। पिछले पीजीटी में भी ये वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए एरिक एरिक्सन का ये क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं एरिक्सन भी आप कई अवस्थाओं में बताए हैं कि बालक की अवस्थाएं कितनी होती हैं, इन अवस्थाओं को किन किन नामों से जाना जाता है और क्यों। तो एरिक्सन पूछ रहे हैं कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी वह अवस्था है जिसमें बालक पहल करता है, पहल भी करता है, पकड़ना कहाँ से क्वेश्चन को है कि पहल भी कर रहा है और बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो उसको दोष की भावनाओं की ओर ले जाता है। ठीक ना, दोष की भावना की पहल भी करता है, चीजों को करता भी है और नहीं कर पाता है तो उसके अंदर दोष भी आ जाता है, क्योंकि जब अच्छा वो नहीं करता है तो उसको डांट मिलती है, समझ रहे हो ना, तो वो दोष भी उस दोष से भी ग्रसित हो जाता है। तो पहली जो अवस्था है आपका, देखिएगा अब आप खुद बता देंगे, पहली जो अवस्था है ये जो 18 माह से 3 माह की अवस्था है, स्वतंत्रता बनाम ये जो हमारा 1.5 से समझिए कि 2 वर्ष का बालक है, स्वतंत्रता बनाम संदेह। अब इसमें जो बच्चा होता है स्वतंत्र होता है, ठीक ना, स्वतंत्र होता है चीजों को करने के लिए, कि हम अपना काम खुद कर लेंगे, जैसे कपड़ा पहन लेना, खाना खा लेना, वो चप्पल पहन लेना, और करता है तो खाना मान लीजिए खा रहा गिर गया, ठीक ना, तो स्वतंत्र तो है, कामों को करना तो चाह रहा है, लेकिन उसमें संदेह आ जा रहा है। तो जहाँ संदेह की बात हो रही है, वो कर नहीं पा रहा है तो उसको संदेह हो रहा है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है।
तो ये गलत हो गया ऑप्शन। तीसरा जो ये जो दूसरा ऑप्शन कह रहा है 3 से 6 वर्ष, इसमें जो होता है बच्चा क्या होता है कि कहा जाता है, अब देखिए कौन सी अवस्था है, 3 से 6 वर्ष, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था। ये कौन सी अवस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है, ठीक ना। अब इस पूर्व बाल्यावस्था में बालक क्या कह रहा है कि पेरेंट्स जो होते हैं इस अवस्था में कहते हैं कि जो लोग खिलौना लिए हो लो, तोड़ो जोड़ो जो भी समझ में आता है करो, लो टूट गया तो क्या हुआ, तुम जोड़ लोगे, ठीक ना। कोई भी मिट्टी का खिलौना जो भी बनाता है, जो भी क्रिएटिविटी वो करता है, इसमें पहले तो वो कहने के लिए करते हैं, कह रहे तुम बनाओगे नहीं कुछ तो आएगा कैसे। लेकिन मान लीजिए कोई कलरिंग ही करता है, वो बना लेता है और वो खराब हो जाता है, ठीक ना। और जब उसको पेरेंट्स से डांट मिलती है, जब उसको पेरेंट्स से डांट मिलती है तो उसके अंदर दोष की अवस्था आ जाती है। तो ये क्या हो गया, कौन सी अवस्था है आपकी, ये अवस्था है। जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था है ये आपका उत्तर बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, ठीक ना। उत्तर बाल्यावस्था में इस अवस्था को इन्होंने क्या नाम दिया, परिश्रम बनाम हीनता, बनाम हीनता, ठीक ना, हीनता। और परिश्रम तो बच्चा करता है, नई नई ज्ञान को खोज तो करता है, लेकिन जब वो कर नहीं पाता, जब वो बना नहीं पाता और उससे गलत हो जाता है तो उसके अंदर क्या होती है, हीनता की भावना से ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट आपका है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है आपका, या जो आपका है, इसको इन्होंने क्या नाम दे रखा है कि पहचान बनाम। इसमें क्या होता है, इन्होंने बनाम से समझ जाइएगा कि एरिक्सन का ये कोड वर्ड है, बनाम जहां आया तो समझिए कि एरिक्सन से ये क्वेश्चन कर रहा है, तो पहचान बनाम संभ्रांति आती है। अब इसमें आप लोग जान ही रहे हो कि किशोर क्या होता है, इस एज में किसी भी एरिया में अपना एक पहचान बनाना चाहता है। अब उस एरिया में पहचान जब नहीं बना पाता है तो उसको एक भ्रांति हो जाती है कि लगता है कि मैं इस कार्य के लायक नहीं हूँ। तो ये क्लियर हो गया। तो इसमें से कौन सी हमारी अवस्था कह रहा है कि कौन से बालक अधिक पहल करता है, इसमें सबसे अधिक पहल कर रहा है, ठीक ना। और जब नहीं कर पाता है तो दोष उत्पन्न हो जाता है। एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा, जो भी इसमें सुधार करना हो, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि आप ही लोगों के लिए इतना हम प्रयासरत हैं कि सारे इन क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन आ जाएं और आप लोग आसानी से क्वेश्चन को करना सीख जाओ। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, वह कौन सा कारक है जो हमारे मेंटल डेवलपमेंट पर अफेक्ट नहीं डाल रहा है। समझ रहे हो। तो देखिए अब हम आप अपने आप पे सोच लीजिए कि हम क्या, कौन सा इसमें से वो कौन सा कारक है जो हम, जिसके बारे में हम ज़्यादा हमारे दिमाग पर असर नहीं पड़ता है। तो पहला है परिवार का वातावरण, परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। इसमें से कौन सा लग रहा है कि विकास को करने वाला कारक कौन सा नहीं है। बाकी 3 तो है, एक नहीं है, वह कौन सा एक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं है। क्या परिवार का वातावरण आपके मेंटल डेवलपमेंट को प्रभाव डालता है, यस डालता है। क्या धर्म डालता है आपके दिमाग पर असर, ठीक। क्या समाज की, परिवार में जो हमारी सामाजिक स्थिति है कि हम किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, बहुत हाई फाई सोसाइटी है कि हम बहुत लो कैटेगरी में हैं, हमारे अंदर कोई तो भाव उत्पन्न होता होगा, तो जो भाव उत्पन्न हो रहा है वही तो मेंटल डेवलपमेंट है, वही ना मेंटल डेवलपमेंट है। तो ये भी हमारा है। आर्थिक स्थिति, पैसा, आजकल क्या है, आधुनिक युग है, पैसे की हर जगह डिमांड है, बिना पैसे के हम एक कदम नहीं चल सकते। तो अगर यही ना रहे तो हमारा क्या होगा, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में गुजरने लगते हैं कि हम क्या करें, मेरे पास तो फीस देने के लिए पैसा ही नहीं है, बुक चाहिए लेकिन पैसा ही नहीं है। तो ये सारा क्या है, मेंटल को अफेक्ट। बस एक धर्म है जो हमारे, जो कोई भी पूजा पाठ कोई करे घर में ही हो,
कोई शंकर जी की पूजा करे, कोई गणेश जी की पूजा करे, इससे हमारा ये दिमाग प्रभावित नहीं होता। सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। ओके, क्लियर, वेरी गुड। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो बस समझिए और करिए। हमारा यही बस मोटिव है आपके लिए कि बस चीज़ों को समझिए और करते रहिए। ये तो आपका एक फैक्ट है जो याद करने के अलावा कोई इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अब हमको याद ही करना होगा कि नैतिक तर्क किसने दिया था। तो जब तक आप थ्योरी के चीज़ों को याद नहीं करोगे कि कौन किस चीज़ को परिभाषित किया है, कौन किसके बारे में अध्ययन किया है, तब तक ये याद नहीं होगा। तो नैतिकता की जहाँ बात आती है, पहले तो कोहलबर्ग हैं, एरिक्सन हैं, फ्रायड हैं, पावलाव हैं, ठीक ना। इन्होंने क्लासिकल को दिया था, फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक को दिया था, एरिक्सन ने मनोसामाजिक को दिया था। तो नैतिक तो कोई नहीं दिया, तो कौन बचे? कोहलबर्ग, ठीक ना, कोहलबर्ग ने दिया था। क्योंकि ये तीनों लोग तो दिए नहीं है, तो हम किसको लगाएंगे? कोहलबर्ग को लगाएंगे। थ्योरी में बस इतना नाम याद रख लीजिए कि इन्होंने किस थ्योरी को दिया था, उसका नाम क्या है, सबको याद कर जाइए। किसी न किसी एक थ्योरी, दो थ्योरी से क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक ना। किस पर प्रयोग किया था और इसके प्रतिपादक कौन है, इनके थ्योरी का नाम क्या है, इतना तो याद कर सकते हो ना आप लोग। देखिए बड़ा ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग, वंशानुक्रम से किससे संबंधित? वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? चूहों पर। तो जहां भी वंशानुक्रम की बात, हेरिडिटी की जहां भी बात आएगी, तो यहाँ कार्ल पियर्सन ने कुछ नहीं किया है, मैकडूगल ने भी कुछ नहीं किया, ना तो पावलाव ने कुछ किया है। वंशानुक्रम की थ्योरी पर पूरा स्टडी जो है मेडल का है, ठीक ना। जैसे पूरी इनके स्टडी पर ज़्यादा फोकस इन्हीं का है, ठीक। तो हम किसको मारेंगे? मेडल ने चूहों पर प्रयोग किया था। ये देखा था कि उनके स्किन पर हेरिडिटी, उनके स्किन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन ये भी है कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत, ऊर्जावान भी पूछ रहा है और मित्रवत भी पूछ रहा है। ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, नहीं पूछ रहा है, नहीं है। गेस करिए कि जो खुश रह रहा है, जो आसानी से मित्र बना ले रहा है, उसके अंदर कौन सा लक्षण नहीं है? खुश मिजाज है, सामाजिक है, आसानी से चिढ़ने वाला है, ऊर्जा का उच्च स्तर अपने पास रखता है, ठीक ना। तो कौन सा लक्षण नहीं है? नहीं है तो खुश मिजाज जब रहेगा, एक्टिव तभी रहेगा, एक्टिव जब रहेगा तभी वो खुश रहेगा। अगर हमारे शरीर की एनर्जी खत्म हो जाती है तो हमारा क्या होता है? ऐसे लगता है बैटरी लो हो गई है, बोलने का मन ही नहीं करेगा। तो ये भी हमारा खुश मिजाज, जब ऊर्जावान है तो खुश मिजाज रहेगा ही। सामाजिक है तभी समाज के लोगों से मिलेगा और उससे मित्रता का हाथ बढ़ाएगा। आसानी से चिढ़ने वाला रहेगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो ना। और ऊर्जा का उच्च स्तर अगर रहेगा तभी ये क्या होगा? तभी एक फ्रेंडशिप का मतलब है अच्छा संबंध किसी से बनाना, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। आपका व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, यानी जब व्यक्ति की पर्सनालिटी जानी जाती है कि वो उसका व्यक्तित्व किस टाइप का है, तो उसके लिए क्या हमारा जरूरी है? वो हमारा क्या क्या लक्षण दिखाई दे रहा है जिससे हमारी पर्सनालिटी पहचानी जाती है? व्यक्तित्व का अध्ययन, उपचारात्मक, अधिगम एवं बुद्धि, इनमें से कोई नहीं। व्यक्तित्व का अध्ययन, अधिगम एवं बुद्धि, अधिगम मतलब सीखना, बुद्धि मतलब हमारे पास कितना सीखने की कितनी क्षमता है और हमारे पास कितनी हमारा IQ लेवल है, समझ रहे हो ना। हम प्रतिभाशाली हैं कि मंद बुद्धि हैं कि एवरेज हैं, आई बात समझ में। ये चीज और हमारी सीखने की कैपेसिटी क्या व्यक्तित्व विकास में आती है? व्यक्तित्व का अध्ययन आता है व्यक्तित्व विकास में।
तो यह व्यक्तित्व विकास के मापन किया जाता है, ठीक ना, मापन है ना कि व्यक्तित्व है। उपचारात्मक का अर्थ होता है किसी चीज का उपचार करना, थेरेपी करना। जैसे यहीं पे उपचारात्मक पोषण रहता तो पोषण के द्वारा किसी व्यक्ति का उपचार करना। ओके, तो यहाँ व्यक्तित्व से कोई मतलब नहीं है, ये तो व्यक्तित्व का केस स्टडी है, ठीक ना। व्यक्तित्व का व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तित्व पर्सनालिटी का जो स्टडी किया जाता है वो है। और अधिगम एवं बुद्धि, तो जितना हम सीखेंगे उतना हमारा विकास होगा, और जैसे हमारी बुद्धि रहेगी वैसे हम प्रतिभाशाली, हम मंद बुद्धि वैसे पहचाने जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम एवं बुद्धि। आई बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास में बुद्धि से तात्पर्य है। अब देखिए विकास में बुद्धि, विकास में बुद्धि से तात्पर्य है, मतलब क्या कह रहा है कि विकास में हमारी बुद्धि, जो हमारा क्षमता है, जो आईक्यू लेवल है, उससे क्या समझ रहे हो, बुद्धि का हमारे विकास में क्या काम है। आई बात समझ में, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बुद्धि का विकास में क्या काम है, क्या करती है ये ज्ञान में, ज्ञान में बुद्धि, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है कि ज्ञान में भाई बुद्धि क्या है, बुद्धि ज्ञान, बुद्धि से ही तो ज्ञान है। संवेग में बुद्धि, वजन में बुद्धि है ही नहीं। अब हमारा विकास में जब बुद्धि, हमारी बुद्धि तभी हमारी अच्छी जब आकार, सोच, समझ, कौशलों में आएगी। जब इसमें इतना विकास होगा तब हम समझेंगे कि हमारे अंदर बुद्धि, हमारा जो आईक्यू लेवल है वो एक स्तर का है, हम एवरेज हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है तनाव और क्रोध की अवस्था है। देखिए तनाव और क्रोध ऐसा नहीं है, शैशवावस्था को छोड़कर सबके पास तनाव और क्रोध है, ठीक, लेकिन कोई कोई अवस्थाएं हैं जो जिस अवस्था में यह मेन रूप से काम करता है, जैसे प्रभाव डालता है, ठीक ना। समझ पा रहे हो कि हम क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि तनाव और क्रोध मेरे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, सबके पास ये है, लेकिन कुछ अवस्थाओं की ये विशेषता है कि इसमें आना ही आना है, नेचुरल है। हम कितना भी अच्छे से रखें बच्चों को तो आना नेचुरल है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या वृद्धावस्था है, क्या किशोरावस्था है, क्या बाल्यावस्था है, क्या शैशवावस्था है? इनमें से, इन चारों में से, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, इन चारों में से वह कौन सी एक अवस्था है जिसमें इसकी ज्यादा प्रमुखता दिखाई देती है? आई बात समझ में? अब हमको ये ध्यान लगाना है कि शैशवावस्था में तो इतना वो खुश रहता है कि कोई स्ट्रेस नहीं लेता है, बाल्यावस्था भी घूमने फिरने में जाता है, बहुत गोल्डन एज होती है, ठीक ना, बस खाने के लिए मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए उसको। लेकिन किशोरावस्था में हर डिमांड को भी हम पूरा कर दें, समझ रहे हो ना, यही यहाँ भी क्रोध आ रहा है, लेकिन डिमांड पूरी हो जाएगी तो एक वृद्ध व्यक्ति भी बड़ा खुश रहेगा, समझ रहे हो ना। कभी देखना कि कोई भी आपके घर में होगा तो देखना बहुत खुश रहेगा, हर चीज टाइम टू टाइम आप देते रहोगे ना तो बहुत खुश रहेगा। लेकिन यह अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें हम सारी डिमांड भी पूरी कर दें तो वो इससे और इससे वो बच नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उस एज में हमारे हार्मोन का सिक्रीशन इतना तेजी से होता है कि वह बैलेंस बनाने में असमर्थ रहता है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट बेस पर क्वेश्चन है और इस चीज को बिल्कुल क्लियर करते रहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बालक, देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन का मतलब बस समझिए कि बालक का विकास परिणाम है, ठीक ना, जो बालक का डेवलपमेंट हो रहा है वह किसका परिणाम है, समझ रहे हो ना, किसका, क्या वो चीज है जिससे बालक का विकास हो रहा है, किसका परिणाम है? तो कह रहा है कि वंशानुक्रम, क्या आप मानते हो? वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का। यूं तो कहिए तो मेरा सारा ऑप्शन ही सही है, ठीक ना। अगर हम देखें तो वंशानुक्रम, वातावरण, आर्थिक कारक,
भी नहीं, अगर पैसा देंगे नहीं, उसको जरूरत पूरा करेंगे तो उसका विकास अवरुद्ध होगा। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है कि किसका रिजल्ट है ये। तो अगर हमारा आंसर इन सब से बेहतर अब हम ढूंढेंगे इसमें से, तो उसमें से हमारा सबसे बेहतर आंसर क्या हो गया, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया, अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ठीक ना, अंतःक्रिया का परिणाम है ये क्या, विकास। क्यों, क्यों ऐसा है, क्योंकि वंशानुक्रम एक बीज होता है, वंशानुक्रम एक बीज होता है, तो जैसा बीज रहता है वैसा ही तो वो आगे बढ़ता है, ऐसा ही वैसे ही उसकी पैदावार होती है। लेकिन अगर अच्छे से अच्छे बीज को हम फेंक दे कहीं ले जाके जहाँ पे ना उसको धूप मिले, ना पानी मिले, ना वायु मिले, तो वह क्या हो जाएगा, वो सूख जाएगा, वो उसमें जर्मिनेशन प्रक्रिया होगी ही नहीं, ठीक ना। अब क्या हुआ, जब दोनों मिले, एक अच्छा बीज, उसको समय से खाद पानी, उसको मिट्टी, तब जाके वह क्या हुआ, एक पौधा, अच्छा पौधा बन गया। तो हुआ ना दोनों का परिणाम, वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया से हमारा क्या होता है, हमारे बालक का विकास होता है। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर तरीके से चुन के हम लाए हैं ताकि आपको अच्छा रिजल्ट दे सकें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र नहीं है, फिजिकल डेवलपमेंट का एरिया पूछ रहा है कि नहीं है। कौन सा नहीं है, स्नायुमंडल, हमारा तंत्रिका, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी स्मृति मेमोरी, हमारा अभिप्रेरणा मोटिवेशन, हमारा समायोजन एडजस्टमेंट। क्या लग रहा है आपको कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा हो सकता है, कुछ समझ में आ रहा है। क्या पूछ रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल शारीरिक विकास को पूछ रहा है ये। शारीरिक विकास यानी हमारा वो, अब हम क्या ढूंढेंगे, मान लो नहीं समझ में आ रहा है आपको, एक आसान सा ट्रिक समझ लो, ठीक। स्नायुमंडल हमारे शरीर का ही भाग है, हमारे स्मृति का हमारी माइंड की ही चीज है, हमारे ही अंदर की चीज है। समायोजन क्या है, हमारी अंदर की चीज है। लेकिन क्या बाहरी चीज दिखाई दे रही है, प्रेरणा, ये तो प्रेरणा है ना, एक काम है ना, उनको देखकर हम आपको प्रेरित कर रहे हैं, एक भाव है ना, ठीक। तो अभी प्रेरणा हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों हमारा शारीरिक विकास से संबंध रखता है। जब तक स्नायुमंडल, अगर मंद बुद्धि का बालक है तो वो देखने में ही लग जाएगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट खुद ही, आप विकास के नियम में पढ़े हो कि विकास का एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। तो जब तक हमारा स्नायुमंडल कमजोर रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, तो इसे विकसित नहीं रहेगा, तब तक हम क्या करेंगे, हमारे शारीरिक विकास सही से नहीं होगा। और जब तक शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट सही से नहीं होगा, तब तक हम क्या करेंगे, समायोजन भी नहीं कर पाएंगे। तो तीनों इसका क्षेत्र है। एक ऐसा क्षेत्र है जो अभिप्रेरणा जो क्षेत्र है यही नहीं है। अब इससे ज्यादा समझाएंगे तो ये लगेगा कि आप लोगों को लेक्चर है, ओके। तो इतना ही समझते चलो, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और देखते रहो कि सिमिलरिटी जहाँ है, मास एंड डिफरेंस को हटा ले लेंगे, वही मेरा आंसर हो जाता है। देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, डेली आप देख रहे हो। श्यामपट्ट पर लिखते समय अगर एक टीचर श्यामपट्ट पर लिखता है, ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है उसके लिए, ठीक ना, सबसे महत्वपूर्ण उसके लिए क्या है और आपके लिए भी क्या है, ठीक ना, क्योंकि हमें पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। अब देखो, एक बस आपको दिखेगा कि ये नहीं लग रहा है, बाकी तो तीनों लग रहा है। अब तीनों में हम देखेंगे कि वह कौन सा ऑप्शन लें जिसमें दोनों आ जाए, ठीक ना। तो जब भी हमारा, अब तीनों में लेखन में स्पष्टता तभी आएगी जब अच्छी लिखावट होगी, और जब लेखन में स्पष्टता तभी होगा जब हम चीजों को बड़े अक्षर में लिखेंगे। तो हमारा सबसे बेहतर आंसर क्या हो गया, सबसे बेहतर आंसर क्या हो गया, अच्छी लिखावट, ठीक ना। क्योंकि अगर हम बड़ा लिख दिए, अच्छी लिखावट, मान लो इसी को हम लिख दिए अच्छी
लिखावट, लिखावट, अच्छी लिखावट लिखे हैं। मान लो बहुत अच्छा तो नहीं लिखा है, लेकिन अगर हम बहुत सुंदर से इसमें लिख देंगे तो यह अस्पष्ट हो गया कि नहीं, और बड़े अक्षर में लिखना होगा कि नहीं, ठीक ना। तो हमारा बेहतर आंसर क्या हो गया, अच्छी लिखावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, आप देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है। शरीर के आकार में मतलब शरीर हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, किसमें, हम बढ़ रहे हैं, हम मोटे हो रहे हैं, ठीक ना। ये हमारा शारीरिक आकार है। वृद्धि होती है, क्यों हो रही है, ऐसा क्या है कि हो रही है, बताओ। पहला पूछ रहा है कि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नेक्स्ट है आपका नैतिक विकास। तो अब हम इसको देखेंगे कि शरीर से फिजिकल ग्रोथ से कौन संबंध रख रहा है, फिजिकल ग्रोथ कैसे हो रही है। तो संवेगात्मक क्या है आपका, एक मानसिक विकास है। अगर मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो तभी आपके अंदर खुशी और क्रोध और ये सब सारी चीज़ों का भाव आएगा। संज्ञानात्मक, ये भी हमारा मानसिक डेवलपमेंट है, ये भी हमारा मानसिक है। और नैतिक, ये हमारा मोरल है, आदर्शों पर चलता है, ये नैतिकता का विकास है, ठीक ना, आदर्शों का विकास है, चरित्र का विकास है, चरित्र का विकास है, चरित्र का विकास है। तो कौन, अब ये तीनों तो मेंटल हो गया, तो पहला हमारा क्या होता है, शारीरिक और गत्यात्मक। गत्यात्मक मतलब होता है मोटर डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास, ठीक ना, क्लियर है। ये तीनों हमारा किससे संबंधित है, हमारा मेंटल से है, एक बस है आपका जो फिजिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम जस्ट इसके पहले बताए हैं, अब इसको आप गेस करके बताओ कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। अभी बताए हैं आपको कि संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है, कौन सी होती है, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 16 वर्ष, ठीक ना। तो कौन सी सबसे पहले ही हम बताए हैं कि जिसमें बच्चा अपनी सेंस ऑर्गन के थ्रू सीख रहा है, चीजों को पहचान रहा है, तो पहला ही क्या हो गया, जन्म से 2 वर्ष तक, इसको सेंसोरी मोटर एज कहते हैं, सेंसोरी मोटर एज है, ठीक ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपका है, शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था ... का विकास। किसके विकास करने के लिए फ्रोवेल का नाम जाना जाता है, किस पद्धति का विकास करने के लिए फ्रोवेल को जाना जाता है। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो व्यावसायिक स्कूल, बिल्कुल नहीं, व्यावसायिक स्कूल का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। पब्लिक स्कूल नहीं, ना तो पहले कोई व्यावसायिक स्कूल था क्या, नहीं था। लैटिन स्कूल, बिल्कुल नहीं। हमारा क्या था, किंडरगार्टन का फ्रोवेल ने किया था, जिसमें छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए खेल विधि के द्वारा पढ़ाया जाता था, ठीक ना। तो फ्रोवेल का जहाँ पे नाम आता है वो किंडरगार्टन से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अच्छा अध्यापक, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। अगर मैं एक अच्छा अध्यापक हूँ, अगर मैं एक अच्छा टीचर जो है, वो विद्यार्थियों के मध्य में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देता है, किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देता है, तो किसको देता है, प्रतियोगिता के भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदता की भावना का, तटस्थता की भावना का। ये सब एक टीचर का गुण है। वह कौन सा, आप समझ के बताओ कि वह कौन सा जो क्वालिटी है जो टीचर अपने विद्यार्थियों के मध्य को में जाकर स्प्रेड करता है, बताओ जल्दी से। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, अब नहीं समझ में आता है उसके लिए ट्रिक देखो। एक टीचर है, तटस्थता की भावना रखता है, किसी एक को ज्यादा मानता है, किसी एक को कम मानता है, क्या ये सही है, गलत है। प्रतिद्वंदिता
की भावना, प्रतिद्वंदी होना, एक दूसरे को एकदम प्रतिद्वंदी खड़ा कर दे कि तुम इधर के हो और तुम इस साइड के हो, तुम ये पढ़ोगे वो ये पढ़ेंगे, तो भी अच्छा से वो क्या कर रहा है, अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है बच्चों को, ये भी गलत है। प्रतियोगिता की भावना, ये प्रतियोगिताएं कई तरह की होती हैं, तो यहाँ प्रतियोगिता का नाम नहीं है, इसलिए इसकी भावना का भी हम यहाँ पे गलत मानेंगे। किसका हम देंगे, सहयोग की भावना, चीज़ों को, टीचिंग मटेरियल को देना, नोट्स देना, कॉपी देना, सिलेबस देना, दे के पढ़ाना कि आप अब और भी बेहतर कर सकते हो। क्लियर है ना? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा टीचर को सहयोग की भावना से बच्चों का विकास करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखो, टीचर का बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। जब विद्यार्थियों के मध्य एक टीचर आता है तो उसके बहुत सारे उद्देश्य हो जाते हैं। बच्चों का बौद्धिक विकास कराना, उन्हें पढ़ना सिखाना, उन्हें लिखना सिखाना, ठीक ना, उन्हें आजीविका कमाने के लिए तैयार करना, ठीक ना, और उनका सर्वांगीण विकास करना। अब ये तो चारों ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। अब आप कहोगे कि मैम ये तो चारों ऑप्शन सही लग रहा है, टीचर तो सारे उद्देश्य को लेकर पढ़ाता है, लेकिन यहाँ क्या पूछ दिया है, अति महत्वपूर्ण। हमेशा हम क्वेश्चन के वर्ड्स पर जाते हैं कि शब्द क्या कह रहा है, ठीक। तो ये हमारा अति महत्वपूर्ण जब काम कह रहा है तो हम इसमें से, अब इनमें से सबसे बेहतर ढूंढेंगे। तो इसमें से क्या सबसे बेहतर है, अगर हम बच्चे का सर्वांगीण विकास करें, सर्वांगीण मतलब कि हर साइड का, हर क्षेत्र का विकास करना, उनके संवेग का, उनके फिजिकल, उनका मेंटल, उनका सोशल, हर तरह का जब डेवलपमेंट कर दें तो ये हमारा सर्वांगीण विकास कहलाता है, ठीक ना। तो अगर हम सर्वांगीण विकास कर दें तब तो ये खुद ही आ जाएगा उसमें। आई बात समझ में? तो इसीलिए हमेशा बेहतर हम आंसर को ढूंढते हैं, बेहतर बेस्ट ऑप्शन को लगाने का प्रयास करते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं कि वह कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर सब आ जाए, ठीक। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? एनी डाउट? कोई भी अगर दिक्कत हो तो तुरंत बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए भी बड़ा अच्छा है क्वेश्चन कि पूछ रहा है। क्वेश्चन देखिए, समझना चाहिए कि पहले क्वेश्चन में पूछता क्या है, क्वेश्चन का मीन्स क्या है। क्वेश्चन के मीन्स में कह रहा है कि टीचर, एक अध्यापक जो है, वह निम्नलिखित में से वह कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। क्या पूछ रहा है? देखिए, अब इस क्वेश्चन को समझिए कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित का मतलब हमेशा हो जाता है ये जो लिखा हुआ है, में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव पूछ रहा है, शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। शिक्षण यानी टीचिंग जो टीचर पढ़ा रहा है वो उसको हम टीचिंग कहते हैं, ठीक ना। जो हम कर रहे हैं वो टीच करना बोलते हैं। तो उनकी किस पर निर्भर करता है, ठीक ना। क्या विद्यालय की संरचना पे, शिक्षक के विषय की समझ पर, शिक्षक की योग्यता पर, शिक्षक की लिखावट पर, ठीक ना। इसमें से वो क्या चीज को आप बताओगे जिसमें आपको लगे कि ये टीचर मुझे सबसे बेहतर पढ़ाएगा, यही क्वेश्चन है। आपको क्या लग रहा है कि कौन सा वह चीज इसमें से होगा जिसमें से हमको सबसे 100% रिजल्ट मिलेगा। आई बात समझ में? तो क्या एक संरचना, विद्यालय का बिल्डिंग ये महत्वपूर्ण है? नहीं है। आधुनिक युग में है, लेकिन उस बिल्डिंग में जाने के बाद अगर टीचर अच्छा नहीं मिलता है तो उस बिल्डिंग का कहते हैं कि बस देखने में ही अच्छा है, पढ़ाई कुछ नहीं होती है, कहते हो आप ही ना। तो ये हमारा क्या हो गया, विद्यालय की संरचना को क्या हम करेंगे, गलत दिखाएंगे ना, कि विद्यालय की संरचना कोई मायने नहीं रखती, कैसी भी बिल्डिंग हो, टीचर अच्छा होना चाहिए, ठीक। टीचर को विषय की समझ, टीचर की योग्यता यानी वो कितना क्वालिफाइड है, बीए है कि एमए है कि नेट है कि पीएचडी है, ये उसकी योग्यता हो गई। शिक्षक की लिखावट, तो हम लिखावट पर नहीं जाएंगे
योग्यता पर नहीं जाएंगे। योग्यता हम डिग्री से क्या मतलब, पता चला कि वो मैथ से एमएससी है और मुझे पढ़ाना हिस्ट्री, मुझे पढ़ना हिस्ट्री, तो आप क्या सुटेबल रहोगे उसके साथ हिस्ट्री पढ़ने में? नहीं। तो हमेशा टीचिंग को जो प्रभावकारी बनाया जाता है वह विषय का विशेषज्ञ टीचर होना चाहिए। अगर हम होम साइंस के स्पेशलिस्ट हैं तभी आप हमसे होम साइंस पढ़ोगे, ठीक ना? ये आपके मन में ही हो जाएगा कि ये तो खुदे नहीं पढ़ी, हमसे को क्या पढ़ाएंगी। समझ पा रहे हो? तो ये हमें सबसे प्रभावकारी जो फैक्टर है ये शिक्षक का, ये टीचर का विषय का विशेषज्ञ होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आसानी तरीके से हम चीज़ों को तोड़ तोड़ के आपके शब्दों में समझा रहे हैं, ताकि एक के साथ आप चारों ऑप्शन को क्लियर करो और उस चैप्टर को क्लियर करो जहां से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए भी शिक्षण का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री, ये सहायक है, सहायक सामग्री का उपयोग करता है। हम जब भी पढ़ाते हैं तो पेन हमारी सहायक सामग्री है, हमारा ये बोर्ड सहायक सामग्री है, सारी जितना भी हम जिससे बुक हमारी सहायक सामग्री है, टेलीविज़न, हमारा प्रोजेक्टर, ये सारी सहायक सामग्री है। क्या इन सामग्रियों के बिना हम पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये जो हमारी इसी के बारे में पूछ रहा है कि इन सामग्रियों का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखो क्वेश्चन कितना आसान पूछा है, बस थोड़ा सा क्या कर देता है, इधर उधर करता है कि थोड़ा सा आप समझो उस चीज़ को। तो छात्रों को प्रभावित करने के लिए ये भी सही है, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए भी, एकाग्रचित ये भी, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए, समझ रहे हो, लगभग सारे ऑप्शन सिमिलर दे रखा है, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, मेन इसका प्रयोग क्यों करते हैं ये हम देखेंगे कि मेन रूप से इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो विद्यार्थी है बहुत ध्यान से चीज़ों को सीखे, उसका ध्यान इधर उधर ना भटके। तो जब तक हम शिक्षण को रोचक नहीं बनाएंगे तब तक हमारा क्या होगा, बच्चे का ध्यान इधर उधर भटक जाएगा। समझ रहे हो ना। छात्र तो प्रभावित करने के लिए ये सही है, लेकिन मेन हम तो नहीं भी अगर टेलीविज़न दिखाएंगे, प्रोजेक्टर दिखाएंगे, कंप्यूटर दिखाएंगे तो भी आप पढ़ोगे। वनली मेरे पास एक पेन और ये ब्लैक बोर्ड रहे तो पढ़ोगे ना, लेकिन उतनी रोचकता नहीं आएगी जितना इस तरह से पढ़ने में रोचकता आती है, ऑडियो विजुअल दिखाकर, ठीक ना। तो सबसे मेन फोकस हमारा, सबसे मेन मोटिव होता है कि हम टीचिंग को अपने बहुत इंटरेस्टिंग बनाएं, इसीलिए हम टीचिंग ऐड का टीचिंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। पूछ रहा है कि देखो स्फूर्ति अवस्था क्या है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें ये कूट कूट के भरी होती है स्फूर्ति, ठीक ना। बिल्कुल एनर्जेटिक होता है बच्चा, ये लगता है कि इसको थकान ही नहीं लगती है। तो कौन सी अवस्था है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, ठीक। अब देखो इसमें से हमको देखना है कि वह सबसे बेहतर, इस सारे वर्क करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कोई सोया रहता है, लेकिन ये चीज पूछ रहा है स्फूर्ति अवस्था सबसे, जिसमें बिल्कुल आलस नहीं। अभी बच्चे को यहाँ देखे तो बच्चा अभी वहां जाके खेल रहा है, इसको कहते हैं स्फूर्ति अवस्था। तो ये क्या हो गया, शैशवावस्था 0 से 2 साल की अवस्था है हरलाक के अनुसार, तो ये हो नहीं सकती। बाल्यावस्था में हमारा जो बच्चा है वो हमेशा खेलता कूदता ही आपको मिलेगा, हमेशा 2-4 बच्चों को ले लेगा और आप जाके बाहर ही आपको मिलेगा, इसीलिए इसको गैंग एज कहा जाता है, ठीक ना, खेल आयु कहा जाता है। उसको थकान नहीं लगती है, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिली रहती है, जबकि यहाँ पे तो थोड़ा सा एनर्जी की कमी रहती है, कमी नहीं रहती है मतलब वही आलस रहता है। इसकी अपेक्षा अगर हम देखें तो इसमें ये चीज इतना स्फूर्ति नहीं दिखाई देती है। स्फूर्ति वाला सब है, लेकिन इसमें सबसे जो ज्यादा है बाल्यावस्था है, इसीलिए इसको स्फूर्ति अवस्था के नाम से हम जानते ही हैं। नेक्स्ट आपका है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। अब देखिए संवेदना, फीलिंग, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है,
यह कथन। अब संवेदना को देखना है कि संवेदना किससे रिलेट हो रही है। आप बताओ। फीलिंग हम बता दिए कि फीलिंग है, तो मानसिक विकास से, क्या शारीरिक विकास से, क्या ध्यान का विकास है कि भाषा का विकास है। ये आपकी फीलिंग है, फील कर रहे हो, तो फील कहाँ से कर रहे हो? क्या भाषा से कर रहे हो? आप ही बताओ, क्या भाषा से कर रहे हो? नहीं। ध्यान से आ रही है क्या फीलिंग? नहीं। शरीर से फीलिंग, शरीर से तो हम वर्क करते हैं, फीलिंग कहाँ आती है? तो मानसिक विकास से फीलिंग आती है। हमारे मेंटल है, जो भी हम किसी चीज को देखें तुरंत उसके बारे में सोचे, तो देखना सोचना कौन कर रहा है? हमारा मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 वाला क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए, मानव विकास, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मानव का विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास का संबंध में कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? गलत है, यानी तीन जो आपका स्टेटमेंट्स है वो सही है, एक जो है गलत है। अब उसको हमको पकड़ना है। विकास पूर्वानुमेय होता है, कह रहा है कि विकास का पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो यह जानते हो कि एक अवस्था को हम देखकर दूसरी अवस्था का अनुमान लगा लेते हैं कि बच्चा इस एज में इतना एक्टिव है तो आगे चलकर ये करेगा, अभी इतना हेल्दी है तो आगे चलकर और मोटा हो जाएगा। तो एक पक्ष को देखकर दूसरा अनुमान लगा लेते हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास रेखीय होता है, मतलब लाइन में होता है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ठीक, तो विकास के संबंध में ये भी कथन सही है कि हम पूर्वानुमान लगा लेते हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी बात है। पहले बच्चा सामान्य क्रिया करता है, फिर विशिष्ट क्रिया करता है। कल के वाले भी क्वेश्चन में हमें बताए थे कि पहले किसी चीज को बच्चा क्या करता है, सामान्य रूप से बाल को ही मारा या कोई भी चीज किया, पहले सामान्य क्रिया होती है, फिर उसमें धीरे धीरे विशिष्टता आती है। पहले एक सामान्य गोला बनाएगा, फिर क बनाएगा। तो पहले सामान्य से विकास की तरफ हुआ, विशिष्ट की तरफ। विकास एक रेखी है। क्या विकास एक लाइनर है? एक लाइन में चलेगा? बिल्कुल नहीं, ये हर पक्ष का विकास होता है। ठीक, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। विकास, सही बात है कि गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक की प्रक्रिया है। समझ रहे हो ना? विकास पहले होता है, वृद्धि बाद में होती है। इसीलिए गर्भाधान में ही सारे कुछ निश्चित हो जाते हैं। वंशानुक्रम, लिंग, हमारा सारा जो कुछ भी प्रोसेस होता है। दांत के जो गड्ढे होते हैं, आप देखोगे कि बच्चा पैदा होता है तो दांत में गड्ढे दिखाई देते हैं, और दांत का विकास बाद में होता है, वृद्धि बाद में होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि विकास पहले हो रखा रहता है, बाद में वृद्धि होती है। तो विकास क्या होता है? गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। समझ में आया? चारों ऑप्शन क्लियर है? एनी डाउट? नो कंफ्यूजन? वेरी गुड। नेक्स्ट आपका है 26 का क्वेश्चन। कह रहा है, पूछ रहा है आपसे, और आप बताओ कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है। अब पूछ रहा है, देखो उसी क्वेश्चन को यहाँ पलट दिया है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है। क्या है? स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और सभी। इस तो आप धीरे से तुरंत क्या जाओगे? स्नायुमंडल है। आप बताओ, स्नायुमंडल है क्या शारीरिक विकास का पक्ष? क्या मांसपेशियों में वृद्धि है? तो मांसपेशियों में वृद्धि तो सभी लोग जान रहे हो कि फिजिकल डेवलपमेंट में भाई कितने मोटे हुए कितने पतले हैं, सबको दिखाई देता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का है क्या शारीरिक विकास में कोई योगदान है? तो देखो, स्नायुमंडल हमारा अभी बताए हैं कि स्नायुमंडल भी हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। अगर बच्चा मंद बुद्धि का रहेगा तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब फिजिकली देख के बता दोगे कि इसका बुद्धि का मतलब लगता है कि कम बुद्धि की है। आई बात समझ में? मांसपेशियों में वृद्धि तो एकदम है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी, जितने भी हमारे हार्मोनल जो हमारी ग्लैंड्स हैं, वो उसका भी सिक्रीशन हमारे बॉडी को प्रभावित करता है, हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। जैसे थायराइड ग्रंथि से ज़्यादा हार्मोन का सिक्रीशन होने लगे तो लोग पतले हो जाते हैं। ठीक ना? पतले हो जाएंगे, कम होना, ज़्यादा होना, पतला होना, मोटा होना, तो ये सारा चीज़ होता है। तो इसमें हम सबको जाएंगे, सभी हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम निकाय नहीं है? निकाय मतलब होता है उसकी तरफ, मतलब उसका एक यूं पक्ष कह लीजिए, आप समझ अपने भाषा में समझ लीजिए कि कौन सा जो पक्ष है वो नहीं है। तो वंशानुक्रम की पक्ष की बात करता है तो समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। समानता एक समान जैसे, भिन्नता उसमें भिन्नता दिखाई देती है, फिर प्रत्यागमन फिर जाके वापस आ जाता है, फिर किसी किसी क्षेत्र में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक, अब इसमें क्या पूछ रहा है कि वंशानुक्रम निकाय नहीं है, तो वंशानुक्रम में समानता देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है? एक समान जुड़वा बच्चे, एक समान भाई, तो समानता दिखता है। भिन्नता भी दिख ही रहा है, एक लड़की एक लड़का। प्रत्यागमन, कोई एक ही साथ का बेबी है, किसी में बहुत ज़्यादा विकास हो गया, किसी में कम विकास हुआ है, ठीक ना, किसी का एक पक्ष ज़्यादा मजबूत है तो एक पक्ष कमजोर है। अभिप्रेरणा क्या है? एक मोटिवेशन है जो हमारे वंशानुक्रम से नहीं, जैसा हम किसी व्यक्ति को प्रेरित करेंगे वैसा वो काम करता है। क्वेश्चन क्लियर है? वेरी गुड। एंड 28 है, देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है ये वाला। पूछ रहा है कि मिथ्या अवस्था, मिथ्या पक्वता अवस्था क्या है? मिथ्या पक्वता अवस्था समय भी कहा जाता है। किस अवस्था को? किस अवस्था को? एक झूठी मैच्योरिटी किस अवस्था को मानी जाती है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, ठीक ना। अब इसमें से मिथ्या अवस्था ये तो रियल एज है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था भी, शैशवावस्था जो अवस्था है, अरे सॉरी ये भी हमारा, अब इसमें ये तो दोनों हमारा स्टेबल है, इसमें हमारा कंफ्यूजन है, ठीक ना। अब इसमें से हम कौन सा देखेंगे कि मिथ्या अवस्था में बाल्यावस्था जो है यह समझता है कि अब तो हम बहुत बड़े हो गए हैं, सारे काम को हम खुद कर लेंगे और सारे काम को करना चाहता है, तो इसी को हम कहते हैं कि इस मिथ्या अवस्था है। ये मैच्योर नहीं है लेकिन कॉपी ऐसे करता है जैसे लोग बड़े लोग काम करते हैं, बड़े लोगों का देखकर वो काम करता है, इसीलिए इसको मिथ्या अवस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। आप देखो कि शैशवावस्था की विशेषता पूछ रहा है कि वह कौन सी विशेषता है जो शैशवावस्था में नहीं आती है, ठीक ना, नहीं आती है। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास तो भाई बहुत तीव्र गति से होता है, दूसरे पर निर्भर नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, ठीक ना। दूसरों पर निर्भरता, भाई अभी चल नहीं पाता है बेबी, शैशवावस्था में बेबी चल नहीं पा रहा है तो दूसरों पर पूरी तरह से डिपेंड है, खाना खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, चलने के लिए, हर चीज़ के लिए दूसरे पर डिपेंड है, तो ये भी उसकी विशेषता है। मानसिक विकास तो बहुत ज़्यादा कॉपी कैट होता है, अनुकरण करने में माहिर होता है, तो ये मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, लेकिन नैतिकता का ज्ञान उसमें नहीं होता है। नहीं पूछ रहा है, देखिए नहीं है नैतिकता का, वो किसी को कुछ भी मार देगा, पीट देगा, छीन लेगा, ठीक ना, उल्टा सीधा बात बोल देगा, तो ये नैतिकता का ज्ञान उसमें नहीं होता है, इसीलिए उस अवस्था की एक ये सामान्य बात होती है, ठीक ना। इसको कोई उतना नहीं लगाता है कि मुझे गाली दे दिया, ये उसका उस एज की यह एक विशेषता है। 30 क्वेश्चन कर रहा है, 29 कर लिए, हाँ 30 क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। मुख्य विशेषता मतलब जितना भी विशेषता आपको समझाए हैं उसमें से पूछ रहा है कि मुख्य विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। अभी आपको बताए हैं कि ये कॉपी कैट होता है, तुरंत जो देखा वो सीख लिया, जिज्ञासु बहुत होता है, हर चीज़ों को जानने की जिज्ञासा रखता है, अनुकरण द्वारा सीखता है, तो ये सब उसकी प्रक्रिया है, बस चिंतन प्रक्रिया उसके अंदर नहीं होती है, किसी भी चीज़ के बारे में सोचता समझता नहीं है, उसको जो आता है वो बोल देता है, जो आता है वो कर देता है, ठीक ना। अब यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। आपको कोई भी अगर डाउट होता है उसको कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा,
और जितने भी आपको बताए हैं चैप्टर, वो चैप्टर को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। और कोई भी अगर डाउट होता है आपको, कमेंट के थ्रू हमें बताइएगा। अब हम डेली आपको इसी चैनल पर आप 6 बजे देखिएगा, डेली आपको हम सबसे बेहतरीन क्वेश्चन 30 कराएंगे, डेली 30 क्वेश्चन कराएंगे, जो सुपर 30 के नाम से आप देख सकते हो इसको। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी समस्या होगी, आप कमेंट के थ्रू बताइएगा, उसको हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप इन चीज़ों को देखिए, समझिए, और आपको ये समझ लीजिए कि 100% आपका इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक। और अब इस क्लास जो है हम आप लोग एग्ज़ाम दे लीजिए, उसके बाद हम क्लासेज स्टार्ट करेंगे एलटी का और टीजीटी पीजीटी का। तब तक आप जितना दिन आपका एग्ज़ाम पीरियड है उसमें बस पेपर को हम सॉल्व कराएंगे, उसको डेली करते रहिए। उसको आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा और ही बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपका मिलेगा। थैंक यू।